चलिए भैया बैठ जाइए सभी लोग। देखिए इंडियन मैप में हमने आपको क्या पढ़ाया था, आप लोगों को गुजरात के बारे में पढ़ा रहे थे, है ना। तो चलिए देखिए थोड़ा सा पहले अपन लोग गुजरात के बारे में करते हैं रिवीजन, ठीक है। और जो YouTube में हमें देख रहे हैं, हम आप लोगों को बता दें कि जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में जितनी पुरानी वीडियो देखी डली हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से, वो पहले देखना, इसके बाद ये वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है भैया, गुजरात। ये क्या है, गुजरात। ये पढ़ना है अपन को। अब शांत हो जाइए, बस सीधे बैठ के देखना है अपन को। ये देखिए भैया गुजरात के बारे में पढ़ना है। और इंडियन मैप में ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग, जो हम इंडियन मैप पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जो हम इंडियन मैप आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसके बाहर जीएस है भैया, जीएस की बात कर रहे हैं हम। इसके बाहर बहुत कम जाएगा यूपी पुलिस में, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट हम मैप से लेकर के चल रहे हैं। तुम्हें स्टैटिक बाहर पढ़ना ही नहीं है, चाहे तुम एसएससी तक की स्टैटिक देना। एसएससी का भी एग्जाम सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे ज्यादा भैया खतरनाक स्टैटिक आती है एसएससी के एग्जामों में। उसका भी आप एग्जाम दोगे तो जो स्टैटिक है हमारी नोट से फंसेगी। और हर राज्य के पीछे हम सबके स्टैटिक भी बताते हैं मैप में। तो आपको मैप क्लास बहुत जरूरी देखना है, ठीक है। देखिए हमने आपको सबसे पहले गुजरात में थोड़ा सा रिवीजन करते, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुजरात के इस क्षेत्र को भैया क्या बोलते हैं, ये गुजरात के इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं कच्छ का रण। इसको बोलते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। जंगली गधे भैया कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया। इसके बाद क्षारीय मरुस्थल कौन सा है, ये वाली जगह कौन सी है, इस जगह को बोलते हैं गुजरात की सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र को कच्छ का रण, नीचे वाले क्षेत्र को। मैप निकालो सब लोग, सभी लोग मैप निकालिए, सभी लोग मैप निकालिए। और मैप में देखिए पेज नंबर है 15, और 15 पेज नंबर में ये गुजरात का क्षेत्र दिया गया है। तो गुजरात के क्षेत्र में देखो ये दो भैया ये कली सी निकली हैं। तो ऊपर वाले क्षेत्र को कच्छ का रण और नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र। गुजरात का सबसे विकसित एरिया कौन सा है, सौराष्ट्र का एरिया। कच्छ का रण तो बिल्कुल मरुस्थल है, यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन नीचे भैया कौन सा क्षेत्र है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र भैया ध्यान समझना, परीक्षा में कई बार पूछता है सौराष्ट्र कहाँ पे है। तो गुजरात के नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र। ऊपर वाले क्षेत्र को कच्छ का रण। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। क्षारीय मरुस्थल कहाँ पे है, कच्छ के रण में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। चलिए आगे देखिए, ये बात तो भैया हमने आपको बता दी है, पहले भी बता दी थी, आज भी बता दी। अब आप अपन लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे बताओ, पाकिस्तान से यहाँ पे विवादित एरिया है, यहाँ पे कौन सा क्रीक, सर क्रीक। यहाँ पे कौन सा क्रीक, सर क्रीक। ये बताओ यहाँ पे क्या है, भोज। ये काय के लिए जाना जाता है, भूकंपों के लिए जाना जाता है। काय के लिए, यहाँ पे बताओ क्या है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या है, भारत के सबसे पश्चिमी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बताओ क्या है, द्वारका में भैया शारदा पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। कहाँ पे, यहाँ पे बताओ। गांधी जी का जन्म स्थान सोमनाथ मंदिर। भैया किसने, महमूद गजनबी ने 1025 में किसको लूटा था। यहां तक हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, यहां तक भैया आपको पढ़ा दिया था। चलिए यहां से एक नई क्लास से स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो पूरा पढ़ा दिया था हमने। चलिए अब आइए, आप लोगों को यहां पे एक जगह मिलेगी, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी भैया। यहाँ पे आओ,
यहाँ पे भैया आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है भैया भावनगर। यहाँ पे एक जगह मिलेगी जिसका नाम है क्या? भावनगर। यहाँ पे कौन सी जगह है? मिल गई सबको भावनगर? बोलिए। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है? भावनगर। मिल गई? अब ध्यान से समझिएगा भावनगर में क्या क्या है, अपन को ये बात समझनी है। भावनगर में भैया अपन को समझना है क्या क्या है। सबसे पहले अपन लोग समझते हैं भावनगर में, यहाँ पे भैया देखो ये समुद्र का एरिया है, ये पूरा काय का एरिया है? समुद्र का। तो यहाँ पे भावनगर में भैया नमक अनुसंधान केंद्र है। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? नमक अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र किसको बोला करते हैं भैया? जहां पे नमक कई वैरायटी के, वहां पे नमकों का शोध होता है, कई प्रकार के नमक भैया। तो यहाँ पे भावनगर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? यहाँ पे भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र है। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यहाँ पे ध्यान से समझना। जो जहाज हैं, जहाज भैया बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं। जहाज इतने बड़े बड़े जहाज होते हैं कि 10-10 हजार भैया पब्लिक उसमें रह सकती है। कितनी? 10-10 हजार पब्लिक भैया वहां उसमें एक शहर टाइप इतना जहाज होते हैं, इतने बड़े बड़े। और जब 10 हजार पब्लिक रहेगी उसमें, तो 10 हजार पब्लिक का क्या खाना पीना, और 10 हजार पब्लिक को खाने के लिए चम्मच, जैसे एक तुमने देखा होगा तो एक व्यक्ति 4-5 चम्मच प्रकार से खाता है, कई प्रकार से चम्मच, एक कांटे वाली चम्मच, एक सीधी वाली चम्मच। तो 10 हजार के लिए कितनी चम्मच चाहिए? कम से कम 50 हजार तो चम्मच ही चाहिए कि ना चाहिए? 10 हजार आदमी को 50 हजार चम्मच हो गई। और भैया टेबल बैठने के लिए, सोने के लिए गद्दा, है ना? तो बहुत ज्यादा सामान चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे? भावनगर में। जैसे किसी भी जहाज का एक लिमिट होती है, किसी भी जहाज का भैया लिमिट कैसी होती है कि ये जैसे किसी कोई जहाज है, उसको बता देते हैं भैया ये जहाज 10 साल तक चलेगा, 10 साल के बाद वो जहाज नहीं चल सकता। 10 हजार इसकी डेट है, क्या कहते हैं? एक्सपायर डेट। तो 10 हजार जैसे जब कोई जहाज बनता है तो उसकी डेट बताई जाती है कि ये केवल कितने साल तक चल सकता है? 10 हजार। समुद्र में चलना है, यदि पता पड़े कि जहाज टूट जाए तो भैया वो तो पब्लिक सब मर नहीं जाएगी, तो उतने ही साल तक चल सकता है जितने साल जब बनाया गया था तो उसकी डेट बताई गई थी, उतने ही साल तक क्या चल सकता है? जहाज चल सकता है। तो यहाँ पर जैसे 10 साल हो गई भैया, ध्यान समझिएगा, किसी जहाज की डेट बताई उन्होंने, एक्सपायर डेट 10 साल, और एक के बाद 10 साल तक जहाज खूब चला भैया। जब आई 10वीं साल, 10 साल जब पूरा एक्सपायर हो गया, तो अब वो जहाज का क्या होगा? अब वो जहाज का कुछ नहीं होगा, वो भैया पोत भंजन। पोत भंजन जानते हो क्या होता है? पोत भंजन एक शब्द आया भैया, पोत भंजन की व्यवस्था। कौन सी भंजन की व्यवस्था? पोत भंजन की व्यवस्था। पोत भंजन क्या होता है इसको समझना। पोत भंजन, पोत माने होता है भैया, पोत माने जहाज, और भंजन माने भैया भंजहु चापा। धनुष को क्या करना? भंजहु चापा। तुमने एक रामायण में भैया रामलीला में सुना होगा, एक शब्द है भंजहु चापा, मतलब चाप मतलब धनुष को तोड़ देना। तो भंजन माने का होना भैया? तोड़ देना। जब उसकी जहाज की एक्सपायर डेट निकल गई तो भैया जहाज को बांट देते हैं। बांटना मतलब 3-4 भागों में बांट दिया, और चम्मच एक भैया, तो अब ग्राहक आते हैं, ग्राहक आए भैया, तो ग्राहक जब आते हैं तो चम्मच लेने वाला ग्राहक अलग आया, लकड़ी लेने वाला अलग आया, थाली लेने वाला अलग आया, गद्दा लेने वाला अलग आया। ऐसे भैया सब आते हैं वो व्यापारी, और पूरे जहाज का सामान क्या करते हैं? ले जाते हैं। पता पड़े चम्मच 50 हजार चम्मच ही निकली, तो एक व्यापारी को चम्मच दे दी। वो आया, उसने 2-3 व्यापारी आए, उनने बोरी लगाई, ये 10-50 हजार चम्मचों का बताओ कितना थोक रुपया लेगा। तो जितने में जहाज वाले का पड़ता पड़ गया, उतने को चम्मच बेच दी। अब भैया बहुत सारे भैया गद्दा निकले। जब 10 हजार पब्लिक रहेगी तो गद्दा तो 10 हजार की कितने 15 हजार गद्दा तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? तो भैया 15 हजार गद्दा निकले, गद्दा वाले को गद्दा दे दिया, अर्थात भैया पोत को भंजन कर दिया। अर्थात पोत को भैया जब उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई तो उसको भैया टुकड़ों में बांट करके क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। अर्थात सब उसका सामान क्या कर दिया? बेच दिया। तो पोत भंजन की व्यवस्था कहाँ पे है? पोत भंजन की व्यवस्था समझ में आई क्या है? पोत भंजन समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया पोत भंजन की व्यवस्था?
आपको पोत भंजन कहाँ है, देख वो तो देख रहे थे, वो तो ना देखियो, तो देखियो पोत भंजन की व्यवस्था। पोत भंजन की व्यवस्था भैया कहाँ पे है, भावनगर में। पोत भंजन की व्यवस्था कहाँ पे है, भावनगर में। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, पोत भंजन की व्यवस्था नमक अनुसंधान केंद्र, याद हो जाएगा। बोलिए पोत भंजन समझ में आ गया क्या है, और नमक अनुसंधान केंद्र, दोनों चीज भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बनने वाली चीजें हैं। चलिए आगे आइए, दोनों लिख लिए। अब भावनगर के बाद आपको देखिए यहाँ पे हल्का सा भैया टर्न लेके ऐसे गए, ऐसे मुड़े लियो जे आए, यहाँ पे आइए। आपको यहाँ पे एक जगह मिलेगी भरूच, एक जगह मिलेगी आपको, क्या कौन सी जगह, भरूच। यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको, कौन सी जगह भैया, भरूच जगह। मिल गई कि नहीं मिल गई, मिली कि नहीं मिली, पीछे मिली कि नहीं मिली, यहाँ पे मिल गई। हाँ तो एक ढंग से पढ़ना है, ध्यान रखियो भैया, बहुत कायदे से पढ़ना है, और लड़कियों को खास करके, नहीं तो लड़कियों के पास टाइम नहीं होता, ध्यान रखना। अब घर वाले कई फोन लगाए तो हैं कि बिन्नू कितनी देना है, कितनी देना है, और तो ढोड़ाई चले, मम्मी ने तो पापा ने तो ना बताओ है, मम्मी ने बता दो है कि बिन्नू पापा देखे आए हैं, और जैसे बिन्नू को बताओ पापा देखे आए हैं, तो बिन्नू अरे अब तो का हुआ है, अब यहाँ भैया पढ़ाई भी चल रही है, अब वो तो देखे आए हैं, का हुआ है। तो ये सब लड़का देखे आए, का देखे आए हैं, और हाँ मान जा। हाँ ऐसी पता है, जो जब पूछा थी ना, ऐसी लड़कियां गांव में जो है, गांव में दतौन कर रही हैं, गांव में क्या कर रही हैं, दतौन, और ऐसे आके कहें हमें हम जा खाते, हम भैया जा खाते, कहें हम का वो वाली का कौन सी बात ही बर्फ, अरे उसको क्या बोलते, डेयरी मिल्क कुछ बोलते ऐसी, चॉकलेट नहीं, इसके एक बर्फ आती, कौन सी, चोकोबार, हम चोकोबार खाए हैं, आओ चोकोबार खाए हैं। और घर चाहे घर के बिल्कुल नीचे वाले सीढ़ी में बैठ के दतौन करा, तो ऐसे हम चोकोबार खाए हैं। ऐसे ही लड़कियां खाए भैया, ऐसे ही लड़कियां भैया करता है, जे भैया का जे बनती है आलिया, तो इसे तो इन्हें मिलत कालिया। हाँ ये आलिया बनती है ना, कालिया बांटते थे, इसे इन्हें कालिया मिलत है। कहा थी कि हम तो खाते ही हैं। तो भैया देखो यहाँ पे क्या है, भरूच का, यहाँ पे भरूच। और भरूच में देखना भैया क्या क्या पाया जाता है भरूच में। तो भरूच में सबसे पहले तो यहाँ ध्यान समझिएगा, भरूच में क्या है, भरूच में देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है भरूच में, तो एक बार की बात है भैया, एक राजा तो कौन, अलाउद्दीन खिलजी, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने भैया भारत के प्रत्येक राज्य को जीत लिया था। यहाँ पे पूरा गुलाम वंश का शासक था, कौन था, नहीं खिलजी वंश का, खिलजी वंश का शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी। इसने पूरा भैया, इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, और इसने भैया द्वितीय सिकंदर इसको कहते हैं, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को। इसने कहा है, सोचा कि भैया मैंने पूरे भारत को तो जीत लिया है, अब मुझे समुद्री मार्ग पर और भैया विजय हासिल करनी चाहिए, समुद्री मार्ग को और जीतना चाहिए। तो इसने यहाँ पर गुजरात में आक्रमण कर दिया। इसने कहां पर आक्रमण कर दिया, गुजरात में। अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे आक्रमण कर दिया, गुजरात में आकर, ध्यान समझिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पे आक्रमण कर दिया, गुजरात पे आक्रमण कर दिया। गुजरात में उस समय राजा कौन था, कर्ण खां, कर्णदेव थे भैया। कर्णदेव पर आक्रमण किया, कर्णदेव को क्या कर दिया इसने, कर्णदेव को पराजित कर दिया। कर्णदेव को इसने पराजित कर दिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर एक भैया, यहाँ पर एक इसको व्यक्ति मिला, एक भैया यहाँ पे एक हिजड़ा मिला, हिजड़ा भैया, कौन हिजड़ा, एक हिजड़ा मिला भैया, हिजड़ा कैसो कहता ऐसो, हाँ वैसा ही भैया। यहाँ पे एक हिजड़ा मिला, कौन, मलिक काफूर। नालायक कितना हिसाब से दिखाते, कहते यदि बेटा जॉब ना लगी
यदि जॉब ना लगी तो कौन मंदिर में बस मांगत करे हो, तुम्हारे बेटा खुश रहे, डॉक्टर बन जाए, तुम्हारी लड़का खुश हो जाए, दिन तुम्हारी दिन दोगुनी रात चौगनी बढ़े, भगवान तुम्हें भैया बहुत जल्दी जोड़ा बना दे, तुम आओ। खुद को जोड़ा ना बनाए लेकिन दूसरों को जोड़ा बनवा है। और यदि भीख ना मांगे तब भैया कहेगा घर 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 देखत पे रे के लड़का बहू, तो वही लिया रे। ये समय कहा तो पढ़ लियो पढ़ लियो ना बनने होए था, नहीं तो कहीं कहा मलिक काफूर, दूसरों मलिक काफूर यही बने। तो भैया ध्यान से समझिएगा, भरूच में अलाउद्दीन खिलजी 1000 दीनार में, कितने दीनार में? 1000 रुपया में, 1000 रुपया अर्थात 1000 दीनार, दीनार मतलब रुपया। 1000 दीनार में अलाउद्दीन खिलजी किसको खरीद कर लाया था? मलिक काफूर को खरीद कर लाए थे। इसको अपना गुलाम बना लिया था, अपना सेनापति बना दिया था। इसने फिर बहुत ज्यादा था हिजड़ा, कौन था? हिजड़ा। लेकिन इसने भैया बहुत कलाकार था, बहुत कलाकार था भैया। कौन? मलिक काफूर। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने भैया गुजरात पर आक्रमण करके, और कहां से? भरूच से। गुजरात के कहां से? भरूच से। कितने दीनार में? 1000 दीनार में किसको खरीद कर लाया था? कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किसके माध्यम से? नुसरत खां। अपने एक भैया इसका गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, नुसरत खां, उसको भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में कहां से खरीद कर लाया था? पॉइंट लिख लो, में हिस्ट्री को क्वेश्चन आओ। लेकिन ये बताओ, सेनापति तो ये था, लेकिन नाम तो किसका होगा? हम कुछ भैया, यदि कोई भैया उन्नति करेगा तो कोचिंग में नाम किसका होगा? तो लीडर का नाम होता है ना हमेशा, तो वो तो सेनापति था। जैसे भैया रावण और राम का युद्ध हुआ था, तो रावण ने बहुत ज्यादा लोगों को भेजा था। यदि वो कहीं हार उसकी हुई तो किसकी हुई? रावण की। ना कि भैया कह देते हैं कि उनके मेघनाथ की हार हुई, ये हुई, किसका नाम होता है? जीता तो अलाउद्दीन खिलजी, हारता तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने भेजा था नुसरत खां को, लेकिन जब बात आएगी तो किसकी आएगी? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के भरूच से 1000 दीनार में कौन हिजड़े को खरीद के लाया था? मलिक काफूर नामक के हिजड़े को खरीद कर लाया था। याद हो जाएगा इसको? याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए भैया, हमने एक भावनगर बताया, दूसरा भरूच बताया। भावनगर में नमक अनुसंधान केंद्र और पोत भंजन की व्यवस्था। इसके बाद भरूच में अलाउद्दीन खिलजी 1000 दीनार में किस हिजड़े को खरीद कर लाया था? मलिक काफूर हिजड़े को खरीद कर लाया था। बड़ा कलाकार भैया मलिक काफूर, खिलजी वंश के बहुत साम्राज्य को बढ़वा दिया था। दक्षिण भारत को तो इसी ने जीता था पूरा, मलिक काफूर ने। याद है? पूरा भैया खिलजी वंश जो दक्षिण भारत में विजय हासिल की थी, बहुत सारे राजाओं को इसने पराजित कर दिया था मलिक काफूर ने। हिस्ट्री में हमने पढ़ाया आपको, है ना? देखिए मैप में हिस्ट्री पढ़ा रहे, यही तो भैया, यही तो एटीट्यूड है अपना कि मैप पढ़ा रहे लेकिन हिस्ट्री पढ़ा रहे मैप में। चलिए आगे देखिए, भरूच में ध्यान समझिएगा। भरूच में यहाँ पे देखो एक नदी निकला तो है। यहाँ पे एक नर्मदा नदी हो है, देखो बगल में देखिए नर्मदा नदी। मिली कि नहीं मिली? बोलो, मिल गई कि नहीं मिली? मिल गई। यहाँ पे कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी भरूच में नर्मदा नदी के किनारे, याद करना, भरूच में कहां पे? नर्मदा नदी के किनारे, यहाँ पे भैया नर्मदा नदी के किनारे भैया ध्यान से समझिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू भैया आप देखो, छोटे में आप शायद हो गए स्टैच्यू,
जल्दी दे मुझे बहुत जोर से लगी है, जल्दी दे, छुट्टी चके 1 घंटा की छुट्टी। तो फिर सही। स्टैच्यू मतलब का एक पुतला, बिल्कुल। स्टॉप मतलब बिल्कुल भैया का खड़े हो जाना। तो भैया स्टैच्यू मतलब का भैया, स्टैच्यू मतलब पुतला, बिल्कुल पुतले की आकृति में मूर्ति। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में की मूर्ति है भैया? सरदार पटेल लिखे थे, इसको याद कर लो, वल्लभ भाई पटेल शॉर्ट में, ठीक है, सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भैया कौन? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और भैया वो कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पे? भरूच में, गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अर्थात किसकी स्टैच्यू यूनिटी की मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी के किनारे भरूच में, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की, ऐसे ज्यादा ऊंची कौन नहीं है भैया। इतनी खतरनाक ऊंची मूर्ति है, इतनी खतरनाक ऊंची मूर्ति है भैया कि जब नरेंद्र मोदी जी एक अनावरण करने गए थे, एक उद्घाटन करने गए थे, इसका अनावरण करने गए थे, तो इसका भैया या पैरन में, इनके पैरन में भैया फूल चढ़ाने थे मोदी जी के। तो इतना ऊंचा बनाए थे स्टेज, और स्टेज के चढ़ करके भैया फिर जीना बनाए थे, काय में? पैर में फूल चढ़ाने के लाने, इतने ऊंची है, पैर में फूल चढ़ाने के लाने। एक तो स्टेज के ऊपर भी जीना, तब भी पैर पे चढ़ा गए थे। इतने पे इनके पैरन में भैया, इनके पैरन में ध्यान समझिएगा, इनके पैरों में वो लगी है लिफ्ट, क्या लगी है? लिफ्ट। आदमी है तो घूमन जाते हैं इनके एते पे भैया वो बनो है, ये घूमे के लाने, पूरी जगह है एते पे, अंदर से देखो एते से लिफ्ट पे लगी है, लिफ्ट से अंदर जाते आदमी ऐसे घूमन, और एते पे घूमन जाते। जैसे ग्रुप में भेज दो भैया, ग्रुप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भेज दो भैया, हमने आपके भेजी थी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिए ग्रुप में आने वाली है, हम फिर आपको दिखा रहे, यूट्यूब वालों को भी दिखा रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे देखो लिफ्ट लगी है, यहाँ पे लिफ्ट लगी, आदमी यहाँ घूमन जाते, यहाँ तक चढ़ जाते, और यहाँ पे खूब मैदान है, आदमी घूमन जाते हैं। बिल्कुल। विश्व की सबसे ऊंची भैया प्रतिमा कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू कहाँ पे है? नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात के भरूच में। कितनी ऊंची है भैया, कोई बता सकता है? 182 मीटर। कितनी ऊंची है? 182 मीटर। कितनी मीटर? 182 मीटर। भैया ग्रुप में देखिए, आप लोगों के ग्रुप में आ गई है, नहीं आई है? तो आप लोग ग्रुप में एक सर्च करके देख लो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंगा लो, ग्रुप में देख लो, तो भेज देना भैया, वो देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भावनगर, यहाँ पे नमक अनुसंधान केंद्र, पोत भंजन की व्यवस्था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। कहाँ पे? गुजरात के विश्व की सबसे ऊंची भैया, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? कहाँ पे है? गुजरात के कौन सी नदी के किनारे? याद हो जाएगा, बोलो, याद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए भैया आगे देखिए। हाँ, आओ मूर्ति है कैसा? अरे वो स्टैच्यू माने पुतला, यूनिटी माने दीवार बड़ा लंबा, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम रख दो सरदार पटेल जी की प्रतिमा को, तो नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आई बात समझ में? जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ पे है? गुजरात के पीछे वाली बिन्नू। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? यहाँ पे आ रहा हो समझ में? मैप में ढूंढ पा रहे बिन्नू, आपको समझ में आ रहा हो? आप तो पढ़ चुके हो ना पहले, तो जी आपके तो समझ में आ रहा हो। यहाँ पे सबके समझ में आ रहा हो? मलिक काफूर तो समझ में आ रहा हो? अब देखो वो कहा थे मलिक काफूर कहा थे, वो समझ में आ रहा हो, तो यही मलिक काफूर। चलिए भैया देखिए यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ से जैसे इस वाले क्षेत्र से देखना, यहाँ से जैसे कोई व्यापार होता था, जहाज आते थे, जैसे जहाज यहाँ पे, यहाँ इन राज्यों में, या इन राज्यों से, ये गुजरात तो व्यापारी क्षेत्र है पूरा, तो यहाँ से कोई भैया बनना है कोई चीज, तो यहाँ से और यहाँ जाना है,
तो कितना गिर के जाना पड़ता था। यहाँ पे भैया इतना गिर के जाना पड़ता था। देखो यहाँ से तब ठेला है, ठेला यहाँ से गिर के जाएंगे इस वाले क्षेत्र में, इतना जाएंगे यहाँ तक आएंगे, फिर कितना ना भैया इनको डीजल लगेगा, कितना खर्च ना लगेगा, लगेगा ही लगेगा। इसीलिए भैया यहाँ पर यदि ऐसा कर दिया जाए, यहाँ पे एक ऐसा जहाज चला दिया जाए, एक ऐसा जहाज चला दिया जाए कि यहाँ से आए, यहाँ पे ऐसा जहाज यहाँ पे चला दिया जाए, ऐसा जहाज चला दिया कि यहाँ के ठेला आए, और जो ठेला बिल्कुल भावनगर के किनारे पे जो जहाज लग गया तो इस पे सब ठेला चढ़ गए, ऐसे मैं ठेला के टमाटर जैसे यहाँ से यहाँ ले जाना तो पूरा ठेला के ठेला का चढ़ा दिए, पूरे टमाटर चढ़ा दिए, यहाँ पे क्या चढ़ा दिए, टमाटर के ठेला। और तब फिर यहाँ से जहाज चलना स्टार्ट हुआ, और भैया कहाँ आ गया, भरूच में। और भरूच में भैया बिल्कुल किनारे लग गया वो जहाज, और फिर ये ट्रक उतर के इस साइड चले गए। इतना ट्रकों को क्या नहीं करना पड़ा, कई हजार किलोमीटर भैया यहाँ पे, भैया कई 100 किलोमीटर यहाँ से क्या नहीं करना पड़ा, घूम कई थोड़ी 100 किलोमीटर में भैया पार कर दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक भैया रोरो फेरी जानते हो क्या होता है, रोरो फेरी। ऐसा सामान लो तो अब रो के चाहे फेर के, लेकिन फेर के यहाँ अम्मा कहा थी वो जय दुकान में आई अम्मा किसी आती फेर लो, तो भैया रोरो फेरी, रोल ऑन और रोल ऑफ, रोल ऑन मतलब यहाँ पे जहाज खड़ा हो गया, सबरे भैया ट्रक चढ़ गए जहाज। अब जहाज इधर से चल के इतने आगो, और इधर से रोल का हो ऑफ, सबरे जहाज का हो गए, उतर गए। तो अर्थात इतना ट्रक अनखे भैया सीधे ट्रक को सामान लो नहीं, ट्रक चढ़ गए, 50 ट्रक जहाजन में लोड हो जाते हैं, और यहाँ पे आए फिर ऐसे ट्रक उतर के चले जाते। तो गिरने नहीं पड़ा था, तो का नहीं करना पड़ा था, गिरने नहीं पड़ा था। तो रोरो फेरी जान गए, रोरो फेरी क्या है, रोरो फेरी जाने की नहीं जाने, रोल ऑन और रोल ऑफ। रोरो फेरी की व्यवस्था कहाँ पे है, भावनगर से भरूच, या भावनगर से सूरत, या भावनगर से भरूच। भावनगर से कहाँ भैया, भरूच तक, भावनगर से भरूच या भावनगर से सूरत। कौन सी व्यवस्था है भैया, रोरो फेरी। कौन सी, रोरो। भावनगर से भरूच के लाने भैया कौन सी फेरी की भाई व्यवस्था है, रोरो फेरी, रोल ऑन और रोल ऑफ। समझ में आओ, ये समझ में आया कि नहीं आया। नमक अनुसंधान केंद्र, पोत भंजन की व्यवस्था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भैया मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी कहां से खरीद कर लाया था, रोरो फेरी की व्यवस्था। याद हो जाएगा, ये याद होगा कि नहीं होगा, लिख गया ये सबका भैया। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पोत भंजन की व्यवस्था। पोत भंजन जाना तो क्या होता है, क्या होता है? जहाज जब भैया उसकी जहाज का एक्सपायर डेट निकल जाती है तो जहाज में जितना सामान है उसको बेचना क्या कहलाता है। तो पोत भंजन की व्यवस्था कहाँ पे है, भावनगर में। इसके बाद भैया भरूच मिला, भरूच में भैया क्या है, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से खरीद कर लाया था, हैं? गुजरात के भरूच से। रोरो फेरी की व्यवस्था कहाँ पे है, कहाँ पे है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिल गई। लाओ दिखाओ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोगों को दिखाते हैं हम, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिए भैया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। देखो दिख रहा है सबको, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भैया गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी के किनारे है। इसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर। याद हो जाएगा, कौन सी नदी के किनारे है,
नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई। यहाँ पे आदमी घूमने जाते हैं। इस देखो यहाँ पे लिफ्ट लगी है, यहाँ पे लिफ्ट लगी। तो यहाँ पे देखो आपको यदि गौर से दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे बालकनी टाइप की है, अंदर खूब मैदान है। तो यहाँ पे आदमी घूमने जाते हैं, यहाँ से खड़े होकर के देखते हैं नर्मदा नदी के किनारे को। तो यहाँ से भैया देखो यहाँ पूरे में लिफ्ट लगी है, यहाँ पे लिफ्ट है तो अंदर ही अंदर घूमने जाते हैं, यहाँ पे चढ़ जाते हैं इनके सरदार पटेल जी के ऊपर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चलिए देखिए हैं कोकला। चलिए आगे देखिए, अपन ने यहाँ पे क्या जाना, यहाँ पे क्या जाना, भरूच। हल्का सा भैया बखरी में आऊ और तरह आऊ, यहाँ पे मिलेगा आपको सूरत। सूरत शहर मिला कि नहीं मिला भैया? सूरत मिला कि नहीं मिला? बोलो, सूरत शहर मिला? बोल के बोलो, सूरत। देखो बगल में यहाँ पे ताप्ती नदी निकलेगी, यहाँ से एक नदी मिलेगी आपको ताप्ती। तापी लिखा होगा, वो तापी है, ताप्ती कही है। मैप पे देखो तापी लिखा होगा, तापी। अपने अपने भपकाऊ आस होगा, भपकाऊ। हाईलाइट करो, मिल गई बिन्नू? मैप तुम्हारे पास मैप है? बगल वाले से दिख लो, इन्हें दिखाओ मैप में, दिखा दो इन्हें दिखाओ कहाँ है। मिल गया? एक भैया जो ले लियो बिन्नू एटलस, ठीक है, कल लेके आइयो। यहाँ पे भैया कौन सा शहर है? सूरत। यहाँ पे सूरत शहर, और सूरत किस नदी के किनारे बसा है? एग्जाम में पूछा गया सवाल क्वेश्चन है, एग्जाम में भैया ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ रहा हो? फिरोज तुगलक कौन सी सूरत कौन सी नदी के किनारे है? सूरत कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। यहाँ पर भैया एक चीज समझ लो तो ना, एक चीज समझ लो तो ना, बिन्नू यहाँ दिख ले, वहां ना देख, वहां दिखती, तुम चक्कर में ना पड़ियो। हर लड़की का मुस्कुराना उसकी अदा है, और यदि उसको कोई प्यार समझे तो वो सबसे बड़ा गधा है। तो लड़के के चक्कर में नहीं पड़ने। आई बात समझ में कि नहीं आई है? और लड़कियों के भी कहा थे ना, लड़कियों के भी समझाओ थे, कई हजार जाएंगे कई हजार आएंगे, कई हजार जाएंगे कई हजार आएंगे, और भैया साथ वही निभाएगा जो पापा ढूंढ करके लाएंगे। यो नहीं कि तुमने जो तुम ढूंढो, जो आप ढूंढोगे वो भैया चंद्रदना का है। चंद्रदना को कौन? चंद्रदना में तो कहे भैया फोन लगा के कहे हेलो, तुम तुरंत कहो हेलो बलमा, तुरंत हेलो सलमा के लियो घर में। आपने खाना खाया कि नहीं खाया? आप गुस्सा नहीं हुआ करो, हम खाना नहीं खाएंगे। चंद्रदना के लाने, चंद्रदना के लाने। हजार आएंगे हजार जाएंगे, और भैया जिंदगी भर वही साथ निभाएगा जो पापा ढूंढ करके। तुम्हें समझा रहे भैया, यदि भैया बाज की उड़ान भरनी है, बाज की उड़ान भरनी है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। यदि बाज की उड़ान भरनी है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। और आप लोगों ने दम इनका समझा दो, उसको समझ लो। तो भैया देखिए यहाँ पे जो सूरत है, यहाँ पे कौन सा शहर है? सूरत। जो सूरत शहर है यहाँ पे भैया डायमंड की कटिंग होती है, हीरा की कटिंग होती है। हीरा की कटिंग भारत में कहाँ पे होती है? सूरत में। इतने पे पहले अलग अलग जगह आते, अलग अलग ऑफिस आते, अलग अलग जगह पे भैया हीरा की कटिंग होती थी। लेकिन सबरे जितने भी ऑफिस बने थे हीरा की कटिंग के, सब एक जगह पे कर दे। कहाँ पे? सूरत पे। डायमंड, ग्रेट डायमंड बोर्स कहाँ पे है? ग्रेट डायमंड बोर्स। जो एक ऑफिस है काय को? हीरा कटिंग। जो काय के लिए जाना जाता है सूरत शहर? हीरा की कटिंग के लिए। ध्यान से समझना भैया, हीरा की कटिंग में बहुत ज्यादा बारीक काम है। हीरा की कटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत है भैया। वही कर सकता है जो भैया बहुत जानकार है, सूरत में है इसका ऑफिस। हीरा की कटिंग सब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हीरा की कटिंग में यदि जैसे हीरा है, ये हीरा है, तो हीरा की जैसे कटिंग करना है भैया, हीरा की कटिंग करना तो इस तरीके से कटिंग की जाती है कि जो पकड़ेल बचो वो बेफालतू है, फिर वो हीरा नहीं बन सकता।
तो टुकड़ा, इसलिए इस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है कि इसका टुकड़ा ना बचे। सोना तो टुकड़ा बनेगा, उसको गला करके फिर से भैया नाक की नथनी, कान की बाली बनाते हैं। नाक की भैया नथनी, सोना बचो। लेकिन हीरा यदि बच गया, हीरा का भैया कतरन बच गया तो भैया वो बेकार है। क्या है? बेकार है। तो हीरा की कटिंग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो हीरे की कटिंग के लिए क्या यहाँ पे कौन सा ऑफिस है? ग्रेट कई बिल्डिंगें हैं हीरा की कटिंग के लिए। जाने कितने ऑफिस बने सूरत में। कैसे पहले बहुत हर जगह बिखरे थे पूरे भारत में, एक जगह पे सबके बुला के एक जगह पे रख दो, पूरी एक बिल्डिंग बना दी। कौन सी बिल्डिंग? ग्रेट डायमंड बोर्स। ग्रेट डायमंड बोर्स कौन भारत में कहाँ पे है? सूरत काय के लिए जाना जाता है? हीरे की। और हीरे की कटिंग के लिए कौन सी भैया बिल्डिंग विख्यात है? यहाँ पे भैया सिर्फ भैया कटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे पूरे कारीगर काय के हैं? हीरे कटिंग के। पूरे कारीगर हीरे की कटिंग के हैं ग्रेट डायमंड बोर्स में। और हीरे की कटिंग बड़ी बारीक चीज है, टुकड़े बच गओ तो भैया वो भी फालतू का कुछ नहीं काम नहीं आता। और हीरे, जब हीरा होता है, जो हीरा पहने होता है, हीरा का चाट ले आता भैया, वो में मर जाए। हीरा को भैया ऐसी तो मैं देखिए ऐसी गलत फहमी फैलाता ही है कि हीरा को यदि चाट लोगे तो भैया क्या हो जाएगा? हीरा में पॉइजन पाया जाता है। हीरा को चाट लोगे तो क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। एक भैया हम बीएससी कर रहे थे, एक लड़का था भैया, वो हमारे क्षेत्र का था, मतलब हमारे क्षेत्र नहीं दूर का था, कहाँ जा मुझे याद नहीं है कहाँ का था, लेकिन वो आया, वो भैया वो रिंग पहने था, काय की? हीरे की रिंग पहने थे। हम भैया कबाड़ी लाल, हमने 4-5 लड़का कबाड़ी गए, वो जबरदस्ती पकड़ के वो डायमंड चटवा दो हो गए। प्रयोग कर रहे थे हम, क्या मर रहा हो कि नहीं मर रहा हुआ है? तो हम नहीं चाहते साथ मर गए था, लेकिन जबरदस्ती पकड़ो। 2-3 जनों के हाथ पकड़े, 2-3 जनों ने पकड़ो, वो जबरदस्ती भैया का हीरा जोन पहने तो वही चटवा दो। और भैया फिर आगे चल के 2-3 दिन हो गए, शोध भाव डांटे रहे, मरा थे कि क्या होते 2-3 दिन। और 2-3 दिन के बाद भैया कुछ नहीं हुआ है। हमने कहा सब जब बेफालतू की बात है कि हीरे को चाटने से भैया क्या हो जाता है? मर जाता है। बेफालतू की चीज प्रैक्टिस शोधा भैया, हम बैठे कौन नहीं मरा था भैया। तो ध्यान समझना, तो ध्यान से समझिएगा, जो हीरे की कटिंग के लिए क्या कौन सा शहर जाना जाता है? ग्रेट डायमंड बोर्स कहाँ पे है? सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी भैया? ताप्ती नदी के किनारे। इसके बाद आइए, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी भैया, यहाँ पे आओ। यहाँ पे भैया सौराष्ट्र की जगह में यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको, जूनागढ़। मैप में देख लो, यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी जूनागढ़। यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी जूनागढ़। कौन सी जगह मिलेगी? जूनागढ़। जूनागढ़ एक जगह मिलेगी आपको भैया, कौन सी जगह? जूनागढ़ जगह। मैप में देखो, मिल गया? बोलो। 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में अपना देश क्या हुआ था भैया? जब अंग्रेजों से अपना देश आजाद हुआ था 1947 में, तो अपने देश में भैया 552 से अधिक देसी रियासतें थी। देसी रियासतों का मतलब राजाओं का शासन चलता था। एक बार की बात है भैया, जब 15 अगस्त 1947 में अपना देश क्या हुआ? मान जा, ये तो दिख ले सामने। वो एक आती आज मैं खाना खा के नहीं आते वो खबा लाइए, तो दिख ले बहुत मानो। तो भैया ध्यान समझिए, यहाँ पे जूनागढ़ है, और जूनागढ़ में एक मिनट रुकना, पानी पी रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भैया एक जगह है, कौन सी? जूनागढ़। तो जूनागढ़ में जब अपना देश, ध्यान समझिएगा स्टोरी, जब अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो यहाँ पर 552 से अधिक देसी रियासतें थी। कितनी देसी रियासतें थी? देसी रियासतें क्या होता है? देसी रियासतों का मतलब होता है कि राजाओं का जहाँ पे शासन था। तो सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी एक दी थी। कौन सी जिम्मेदारी दी थी? इन 552 देसी रियासतों को मिलाकर, इन 552 देसी रियासतों को मिलाकर के एक भैया काय का निर्माण करो, एक देश का निर्माण करो, एक भारत का निर्माण करो, एक यूनियन का निर्माण करो। पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा, पढ़ा रहा हूं,
देखो अभी मैंने कहा कैसे आप पढ़ाए थे हिस्ट्री का, अब काय का क्वेश्चन बता रहा पॉलिटी का। देखो तो भैया मैप में क्या बात है भाई, मैप देखना ध्यान से। यहाँ पे जूनागढ़ जगह है, जब अपना देश आजाद हुआ था तो यहाँ पे 552 से अधिक देशी रियासतें थी, और 552 से अधिक देशी रियासतों को मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को एक बात कही थी। क्या कही थी? एक बात कहा था भैया कि जो 552 देशी रियासतों राजाओं का शासन है, इनको मिलाकर के एक काय का निर्माण कर दो। 552 देशी रियासतों को मिलाकर राज्यों को मिलाओ, और राज्यों से 28 राज्यों का निर्माण मतलब हो गया था बाद में सब मिला करके। और कितने यूटी? 8 यूटी, पूरा अभी तक का बता रहा हूँ। तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूटी, 8 केंद्र शासित। तो ये इनका निर्माण पहले ये कि जो राज्य थे वो पहले क्या थे? देशी रियासत। तो देशी रियासतों को मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को कहा था कि भैया काय का निर्माण कर दो, एक देश का निर्माण कर दो, एक यूनियन का निर्माण करो। तो सरदार पटेल ने मेनन और बेटन की सहायता से, मेनन और एक देश का निर्माण कराया था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा था कि जो राज्य, जो क्षेत्र, जो राजा के क्षेत्र, जो देशी रियासत भारत में नहीं रहना चाहती हैं, अर्थात पाकिस्तान जाना चाहती हैं, या पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, अपना अलग से देश बनाना चाहती हैं, तो वो बना सकती हैं। तो ये 552 देशी रियासतों में भैया 3 देशी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। एक भैया जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद, और दूसरी एक कौन सी? जूनागढ़। कहाँ? कौन से क्षेत्र की? गुजरात। गुजरात में जूनागढ़ एक देशी रियासत थी। इसमें राजा थे, यहाँ के नवाब थे, यहाँ के नवाब थे भैया, यहाँ के नवाब मतलब मुसलमान, यहाँ के नवाब थे, यहाँ के नवाब थे भैया। नवाब का शासन था जूनागढ़ में। नवाब, यहाँ के जूनागढ़ के नवाब ने कहा, क्या कहा कि हमें भैया कहाँ नहीं रहना, हमें भारत में नहीं रहना, हमें कहाँ जाना, हमें पाकिस्तान में जाना है, हम पाकिस्तान में रहेंगे। और भैया बंटवारा में जूनागढ़ किस क्षेत्र में आया था? भारत के क्षेत्र में आया था, बंटवारा में। लेकिन यहाँ के नवाब कह रहे थे कि जूनागढ़ को हमें काय में मिलाना है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने थोड़ी सो भैया इनको भारत हुआ दो नवाब के। तो जूनागढ़ देशी रियासत पे यहाँ पे अब सरदार पटेल ने कहा बीचों बीच जूनागढ़ है, यदि पाकिस्तान में चला जाएगा तो पाकिस्तान तो ये पूरा कब्जा तो भैया पाकिस्तान कर ही लेगी। ये पूर्व पोरबंदर, ये पूरा गुजरात का क्षेत्र जब यहाँ पे कब्जा कर लेगी तो ये तो क्षेत्र अपने मन से हो जाएगा इसका, है ना, बार बार परेशान करेगी। जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल जी से कहा कुछ भी हो जाए लेकिन जूनागढ़ भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। तो सरदार पटेल ने एक बात भैया कराई थी यहाँ पे, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब जनमत बहुमत। जनमत बहुमत का हो, जनमत, जन माने होता है, जन माने का लोग, और मत माने वोट। हाथ उठवाए थे, क्या उठवाए थे कि जो पाकिस्तान जाना चाहते वो हाथ उठाएं, जो भारत में जाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। अर्थात भैया कहने का मतलब ये है जो आज भैया पार्टी होने तो समोसा और जलेबी, जो जलेबी खाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, जो समोसा खाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। तो भैया तो देखना, तो हाथ उठे, सबसे ज्यादा हाथ उठ गए कहाँ के? भारत के, कि भारत में रहना चाहते हैं। और राजा कहाँ जाना चाहता था? नवाब, पाकिस्तान में। लेकिन भैया हाथ का इक्के उठ गए, हाथ उठवाएगी भैया, यदि जिसके ज्यादा हाथ उठ जाएंगे वहीं पर चला जाएगा जूनागढ़। यदि पाकिस्तान साइड सबसे ज्यादा हाथ उठ जाएंगे तो जूनागढ़ कहाँ किसको दे दिया जाएगा? और यदि भारत के साइड सबसे ज्यादा हाथ उठ जाएंगे तो भैया कहाँ किसको दे दिया जाएगा? जो भारत को। तो जूनागढ़ भैया, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था? जनमत संग्रह करा करके। जन्म तो यहाँ के जो भैया नवाब थे वो कहाँ जाना चाहते थे? जब ये भारत के क्षेत्र में हाथ भारत की ओर सबसे ज्यादा उठ गए थे, भारत की ओर सबसे ज्यादा हाथ उठ गए थे, तो नवाब जौन थे, नवाब थे इनके भैया, ये तो इसको कुत्ता पालने का बहुत शौक था। ये नवाब था, जूनागढ़ का नवाब 1200 कुत्ता पाले था। कितने कुत्ता पाले था भैया? 1200 कुत्ता पाले था। कौन? जूनागढ़ का नवाब। जूनागढ़ का नवाब 1200, अपने 1200 कुत्ता लेकर के, 1200 कुत्ता लेकर के जब जूनागढ़ भैया इसके भारत में मिल गया था तो इसको भारत में छोड़ दिया था। इसने भारत को छोड़ करके अपने पूरे 1200 कुत्ता लेकर के कहाँ पे चला गया था? कुत्तों के यहाँ। तो भैया इसलिए मैं भारत का वो पाकिस्तान का मैप कैसा है?
ऐसे हैं। तो भैया ये भाग पाकिस्तान का मैप कैसा है? कुत्तों की तरह। कैसे भैया? यहाँ से नवाब का कितने कुत्ता ले गए थे? 1200 कुत्ता ले गए थे। कहाँ? पाकिस्तान। और भैया आगे जूनागढ़ के नवाब कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो। जूनागढ़ गुजरात का जूनागढ़ है भैया। कहाँ जाना चाहता था? 552 देशी रियासत थी, लेकिन ये भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वो अलग से पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन भैया सरदार पटेल जी के द्वारा यहाँ पे जन्म संग्रह कराया गया, और जन्म संग्रह के द्वारा भैया हाथ उठवाए गए। भारत की ओर सबसे ज्यादा हाथ उठे तो जूनागढ़ किस में मिल गया? भारत में। तो जूनागढ़ को काय के द्वारा मिलाया गया था? जन्म संग्रह के द्वारा। और यहाँ के जो नवाब थे भैया वो 1200 कुत्ता लेकर के कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। बात समझ में आ गई? जूनागढ़ से संबंधित बात समझ में आ गई? इसके बाद जूनागढ़ एक चीज के लाने और विख्यात है। जूनागढ़ एक चीज के लाने और बहुत विख्यात। ध्यान समझिए। अब अभी अपन ने काय का क्वेश्चन पढ़ा? पॉलिटी का। अब आइए हिस्ट्री का। देखिए यही तो मैपिंग है। अभी अपन ने पॉलिटी पढ़ी, अब देखो मैपिंग में क्या पढ़ा रहे हैं हम? हिस्ट्री। तो यहाँ पे जूनागढ़ में एक भैया अभिलेख लिखा है, जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा अभिलेख लिखा है यहाँ पे? जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख किसने लिखा था? रुद्रदामन का। तो जूनागढ़ का अभिलेख जाना तो कहाँ होता है? बड़े बड़े पत्थर में लिखवा दे, यहाँ से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। यहाँ पर पोस्टर चिपकाना मना है, यहाँ पर थूकना मना है। उतंज है थूकन। कहाँ पे? जहाँ पे लिखो है ना। अब लेख लिखवाने का मतलब पहले के राजा ये होते थे, अपनी भैया दूसरी पीढ़ी तक अपने नाम अपना भैया जो किया करते थे, उसकी बात को अभी तक ये जो अपने साक्ष्य मिले हैं तो अभिलेख के माध्यम से तो मिले हैं। जो अपन के साक्ष्य मिले तो जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम। पत्थर में बात लिखवा देते। कैसे? पत्थर में लिखी हुई बात पे टट्टियां। पानी वाला से यदि धुआं में लिख दें तो भैया वो तो मिट जाए, लेकिन पत्थर पे यदि लिखवा दीजिए तो बाना मिट कई साल तक लिखी रहे, है ना। तो भैया तो यहाँ पे जूनागढ़ का अभिलेख, अभिलेख मतलब पत्थरों पर लिखा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची शिलाओं में लिखवा देते थे। तो यहाँ पे कौन सा अभिलेख मिला है? और जूनागढ़ का अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। किसका? रुद्रदामन का। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक बात लिखी गई है। यहाँ पे जूनागढ़ में एक सुदर्शन झील है। कौन सा झील है? कौन सी झील है? सुदर्शन झील। कौन सी झील है? सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील। यहाँ पे भैया एक झील है सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी के नीचे भैया लिखा है इसका चंद्रगुप्त। और सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील थोड़ी टूट फूट गई थी तो पुनर्निर्माण एवं यही अभिलेख में जानकारी मिली कि सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण तो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण अब गलत होता तो सुधार लियो। इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने। ये जानकारी भैया काय में मिलती है? कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? किस राज्य में है? जूनागढ़ अभिलेख में किसका है? क्या लिखा है इसमें? सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण किसने कराया था? इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? किसने? रुद्रदामन ने। और एवं एक किसने? स्कंदगुप्त ने। हो जाएगा याद? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, याद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और इससे भैया क्या बन सकता है? और ये जो ये जूनागढ़ का अभिलेख है ना, ये भैया संस्कृत का अभिलेख है। पहला संस्कृत अभिलेख है। ये कैसा अभिलेख है? पहला प्रथम संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। प्रथम संस्कृत अभिलेख है। प्रथम संस्कृत अभिलेख है। संस्कृत में लिखा गया था ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है। सुदर्शन झील कौन से राज्य में है?
गुजरात में। कौन से राज्य में है सुदर्शन झील? कौन से राज्य में है भैया? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। हमने भैया देखो 3 क्षेत्र बताया आपको। यहाँ पे क्या बताया? कौन कितने राज्य बताए भैया? कितने राज्य बताए? देखिए कितने क्षेत्र बताए इसके? टाइम कितना हो गया भैया? अच्छा 2 मिनट रह गए टाइम है और एक्स्ट्रा हो गए। चलिए भैया आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कहीं टाइम हो गया, नेक्स्ट बैच लगना है, तो आज के लिए भैया इतनी रहने दे। इसको देखो बहुत मोस्ट चीज जितना पढ़ाया है सब पेपर में बनने वाला पढ़ाया है, कोई चीज बेफालतू नहीं पढ़ाई है, सब मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बताई हैं यहाँ की, है ना? सबको समझ, हमें आशा है कि भैया सबको समझ में आई होंगी ये सब चीजें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने बच्चों का पर भैया बच्चों को हमेशा अच्छे से रखिए और बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और इंडियन आर्मी का सम्मान करिए, अच्छे से रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी।